हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इलेक्शन के रिजल्ट के नतीजे में फिर वही मोदी जी की सरकार आ रही है। थोड़ा सा रंग बदल के। कुछ लोगों का कहना है कि इस इलेक्शन के नतीजे में सभी खुश हैं। अपोजिशन इसलिए खुश है कि वो ज्यादा मुत्तहिद और ज्यादा सीटों के साथ नजर आ रही है। उन्हें एक उम्मीद जगी है कि प्रजातंत्र को बचाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ मोदी भक्त कह रहे हैं कि सरकार तो फिर भी हमारी ही बनेगी। अब एक खास बड़ा सवाल हर एक के जहन में यह है कि अगर मोदी जी ही सरकार चलाएंगे, क्या वो जिस तरह से इस इलेक्शन से पहले तक जिस किस्म के डिक्टेटराना अंदाज में बहुत से हुक्म जारी करते थे, जो चाहते थे बोलते थे और कोई लिमिट नहीं थी, क्या अब भी मोदी जी ऐसे ही चलेंगे? क्या ये सरकार पूरे 5 साल पूरे करेगी? क्या किस तरफ जाएगी? जो ये कांग्रेस लेड इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस है, उसका फ्यूचर क्या है? ये सारे सवालात हैं। और खास तौर पर मुसलमानों और क्रिश्चियंस, दलित, उनका क्या हाल रहेगा? क्या वो रिलैक्स सांस ले सकेंगे या वो घुटन जारी रहेगी? ये बहुत बड़े सवालात हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। और उन्होंने ये बात कई बार कही है कि इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाने में अगर उनके कुछ आइडियाज पे काम किया जाए तो मुल्क की हालत बदल सकती है, सियासी हालात बदल सकते हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि इस इलेक्शन रिजल्ट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही नया किस्म का सिनेरियो है। सारे लोग जब खुश हों नतीजे से, हारने वाले भी और जीतने वाले भी, बल्कि जीतने वालों में खामोशी हो, हारने वाले ज्यादा खुश हों, ये एक अजीब किस्म का डेमोक्रेसी का एक नया चेहरा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। आदाब। यकीनन ये जो आप फरमा रहे हैं, तकरीबन हर तबके को इस इंतखाबी नतीजे ने खुश किया है। इंतहा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी खुश हो गया इस नतीजे से, और उन्होंने कहा भी कि परिणाम खुद प्रमाण है। हम्म। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा। और बहरहाल बीजेपी खुश तो है, लेकिन खिसिया के खुश है। हम्म। खिसियाहट बहुत है। अभी 1 घंटा पहले बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के में उनके सदर जेपी नड्डा साहब के घर पे एक मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें राजनाथ सिंह और अमित शाह, जेपी नड्डा और इनके एक और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे। और उस 1.5-2 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी के सामने मजबूर होके खड़ी नहीं हो। हम्म। इसका सीधा मतलब ये है कि बीजेपी को ये खदशा है कि वो अब एक मजबूत सरकार नहीं है, मजबूर सरकार है। हम्म। और ये बात बहुत वाज़ेह है कि ये सरकार बीजेपी की नहीं है, हम्म। ये सरकार एनडीए की है। हम्म। ये सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये सरकार मिली-जुली सरकार है। और हम्म। मिली-जुली सरकार में आपको याद होगा 1999 में और 1998 में भी वाजपेयी जी ने जब सरकार बनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी का जो कोर एजेंडा है, यानी उस वक़्त वो 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड और बाबरी मस्जिद कोर एजेंडा हुआ है, हम इन तीनों पर काम नहीं करेंगे। हम्म। ये वाजपेयी साहब ने कहा था, क्योंकि हमारे साथ दूसरे एलाइज़ हैं और हमें उनके सेंटिमेंट्स का ख़्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल मेनोअन वही सिचुएशन अब है। अब जो कोर एजेंडा बाकी बचा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वन इलेक्शन का, वन नेशन वन इलेक्शन का कोर एजेंडा है, डिलिमिटेशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का एजेंडा है, रिजर्वेशन को मुकम्मल तौर पर कम्युनलाइज़ करना है, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को डिसिमिनेट करके बिल्कुल हर इंस्टीट्यूशन में मार्जिनलाइज़ करना, ये बीजेपी का कोर एजेंडा है। इस एजेंडे पे मौजूदा एनडीए की सरकार अब काम नहीं कर सकती, और काम करेगी तो सरकार गिर जाएगी। ये तय है बिल्कुल। इसलिए है कि चंद्रबाबू नायडू अगर जीत के आए हैं आंध्र प्रदेश में, 16 सीटें लेकर आए हैं, तो
वो ये वादा करके आए हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वो भुक्तभोगी हैं ईडी के और सीबीआई के, जेल जा चुके हैं, इन्हीं मोदी साहब और अमित शाह की मेहरबानी से। उनको वहाँ इलेक्शन जीतना था असेंबली का, वो उन्होंने साथ मिलके जीत लिया है। उनका काम हो गया। अब उनको सरकार 5 साल चलानी है और जो उनका वोटर है, वो उसमें साथ में रखना है उसको। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसी साल के आखिर में, अगले साल के शुरू में वहाँ इलेक्शन होना है। 1 साल से भी कम वक़्त है, 10 महीने के अंदर बिहार में असेंबली इंतखाब होना है। देखिए, नीतीश कुमार ने 2020 में बीजेपी के साथ असेंबली का इलेक्शन लड़ा था और उस वक़्त भी बीजेपी ने लड़ी तो साथ, लेकिन भरपूर कोशिश की कि नीतीश कुमार इलेक्शन हार जाए, चिराग पासवान को इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। अभी 2024 में लोकसभा में भी 16-16 सीटें दोनों ने लड़ी, लेकिन बीजेपी की कोशिश अभी भी ये थी कि किसी सूरत नीतीश कुमार हार जाए। ये इसके बावजूद 12-12 सीटें दोनों बराबर से जीते और नीतीश कुमार मुस्लिम वोट के बल पे जीतते हैं। तो नीतीश कुमार की ताकत का अंदाजा बीजेपी को बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो अब जो इलेक्शन 2025 के फरवरी मार्च में होगा, नीतीश कुमार को उस इलेक्शन में इनके साथ ही इलेक्शन लड़ना है और इनको भी मालूम है, खास तौर पर सुशील मोदी के इंतकाल के बाद कोई चेहरा नहीं बचा है बिहार में। तो नीतीश कुमार ही के चेहरे पर अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकती है बीजेपी। और नीतीश कुमार की पार्टी ने आज सुबह ये साफ कहा कि अग्निवीर हमको पर दोबारा से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि हम अग्निवीर को कंटिन्यू करेंगे स्कीम को या नहीं करेंगे। इसी तरीके से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में भी उन्होंने ये कह दिया कि तमाम स्टेट्स को जो है इसे रिकंसीडर करना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए। ये इशारे हैं। तो एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं जो अपनी स्टेट में मुसलमानों के रिजर्वेशन का वादा करके आए हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो मुस्लिम वोट के बगैर वहाँ कोई वजूद नहीं रखते और ये 2 वो बड़ी बेसाखियाँ हैं जिसके सहारे लंगड़ी लूली बीजेपी अब हरकत कर सकती है। तो ये एक सूरत-ए-हाल है। दूसरी जानिब कल जो पाकिस्तान का एक अखबार डॉन है, उसने ये लिखा कि मुस्लिम जो एफिनिटी रखने वाली पार्टियों की के सहारे शिकस्त खुर्दा बीजेपी अपनी हुकूमत आगे लेके चलना चाहती है। ये कल ही लिखा है अखबार में और ये सूरत-ए-हाल है। ऐसे में जब बीजेपी एक आज जो मीटिंग हुई नड्डा जी के घर, जिसमें संतोष और अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद थे नड्डा के साथ में, उसमें उन्होंने कहा कि मजबूर होके हम सरकार नहीं चलाएँगे। तो एक तरफ ये बहुत बड़ी हज़ीमत है बीजेपी के लिए कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे मोदी की सरकार, मोदी विश्व गुरु, मोदी भगवान का अवतार, विष्णु का अवतार, मैं एक अकेला सब पे भारी, मेरी अपनी सरकार, वो तो हो नहीं सकता। आप मुसलमानों के इश्यूज़ को थोड़ी देर उठा के साइड में रख दीजिए, लेकिन जो मुल्क के इश्यूज़ हैं, उसमें जो एक डिक्टेटरशिप का ऐलान बाज़ाब्ता किया वज़ीर-ए-आज़म ने इस इलेक्शन के दौरान कि मैं हूँ और मेरे सिवा कुछ नहीं है, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएँगे इन लोगों को और कैसे ये महसूस कर रहे हैं कि इस किस्म की जो पार्टियाँ हैं, जो मुस्लिम दोस्त पार्टियाँ हैं, उनके सहारे ये सरकार चलाएँगे। तो एक तो ये सूरत-ए-हाल के दूसरी जानिब मैंने ये सुना कल-परसों कुछ लोगों से कि भई 3 महीने में 272 का आंकड़ा अमित शाह जी अपनी चाक नीति से बना लेंगे। कुछ सपा को तोड़ देंगे, कुछ कांग्रेस को तोड़ देंगे, कुछ इंडिपेंडेंट्स को तोड़ देंगे और इस तरीके से वो 272 पूरा कर लेंगे, ये उनका मानना है। लेकिन उससे पहला सवाल ये है कि क्या बीजेपी अगले 3 महीने में मौजूदा सूरत-ए-हाल में बरकरार रह पाएगी? जब साध्वी निरंजना वहाँ बैठ के कह रही हों, जो फतेहपुर से इलेक्शन हारी हैं कि भीतर घात हुआ, अंदरूनी दुश्मनों ने हमको नुकसान पहुँचाया और वहाँ साक्षी महाराज जो है वो कह रहे था वो अंदर के चोर थे, उन्होंने तो और ज़्यादा बड़ी गाली दी। इसी तरीके से खुद उत्तर प्रदेश में जो बुरा हाल हुआ है, जो गैर मुतवक्को बुरा हाल हुआ है, उसके बाद पार्टी के नागपुर में बैठ के लोग अलग बातें कर रहे हैं, नितिन गडकरी अलग बातें कर रहे हैं, फडणवीस अलग बातें कर रहे हैं। तो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने में दूसरी पार्टियाँ तोड़ के
272 हम अपना पूरा कर लेंगे, वो अपनी पार्टी बचा पाएँगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बीजेपी में वो आवाज़ें जो मोदी और अमित शाह के खौफ से अभी तक नहीं उठ रही थी, वो आवाज़ें तो अब उठना शुरू होंगी। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं इलेक्शन का नतीजा आए हुए। तो अगले चंद दिनों में आप ये देखेंगे कि खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सफोकेटेड वॉइसेस थी और जो मार्जिनलाइज्ड क्लासेस बीजेपी के अपने लोग थे, जैसे नितिन गडकरी, ये काफ़ी ज़ोर से बोलेंगे। इसी तरीके से आरएसएस की जानिब से अभी तक कोई बहुत बड़ी कोई फैसलाकुन बात सामने नहीं आई है कि आरएसएस का रुख क्या है और एक्चुअल तो प्लेयर इस इलेक्शन में आरएसएस था कि जिसका कैडर बाहर नहीं निकला ये मोदी सरकार को समर्थन देने के लिए और ये बहुत नेचुरल है। मैंने शायद पहले भी आप ही के 1-2 प्रोग्राम में कहा है कि एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन जो 100 साल से चल रही हो, उस पर कोई फर्द वाहिद उसके सीने पे पैर रख के खड़ा हो जाए और ये कहे कि अब मैं ही मैं हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं है, तो इसे एक नज़रियाती तंज़ीम कबूल नहीं कर सकती। और ये रीज़न है कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी की हिमायत में कोई बड़ा कैंपेन भी नहीं चलाया और अपने कैडर को भेजा भी नहीं। तो वो आरएसएस जो अब शिकस्त खुर्दा बीजेपी जिसके सामने खड़ा है, क्या वो आरएसएस नरेंद्र मोदी को उतनी ताकत के साथ खड़े देखना चाहेगी? बहुत दबी हुई आवाज़ें आ रही हैं कि लोग अमित शाह को देखना नहीं चाहते बहैसियत वज़ीर दाखिला। तो ये बड़ा सवाल है कि जो कैबिनेट बनेगी, उसमें अमित शाह दोबारा से वज़ीर दाखिला बन पाएँगे? क्या राजनाथ सिंह का जो कद है, राजनाथ सिंह दोबारा से सुनने में आ रहा है कि अब वज़ारत-ए-दाखिला राजनाथ सिंह के पास जा सकता है। नितिन गडकरी का कैबिनेट में और पार्टी में कद बढ़ सकता है। नड्डा का इलेक्शन होने वाला है, इसी महीने के जून के एंड में बीजेपी प्रेज़िडेंट का इलेक्शन होना है। किस लॉबी का वो प्रेज़िडेंट आएगा? क्या वो गुजरात लॉबी का आएगा? ऐसे दसियों सवाल हैं। मैं समझता हूँ कि ये सरकार अगर बन जाए, इंडिया गठबंधन के मुकाबले में ये मजबूर एनडीए की सरकार मुल्क और मिल्लत के मफाद में है, ये चाहे जितने दिन भी चले। हम्म। अच्छा, अब एक चीज समझने की है, आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया। वाजपेयी जी की जो इमेज थी, क्योंकि मैं इमेज की बात कर रहा हूं, प्रोजेक्शन जो कुछ था कि वो समझदार आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, उनके मुकाबले में मोदी जी की तो कोई डिग्री का ही आज तक पता नहीं है कि असली थी नकली थी क्या थी। वो खुद कहते हैं मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो मिलीजुली सरकार चलाने का सलीका क्या मोदी जी में अब तक के हालात से कहीं नजर आता है आपको? नहीं, आज तक तो चला ही नहीं है। देखिए 4 मर्तबा वहाँ इन्होंने ओथ लिया गुजरात में वज़ीर आला का, 2001 से लेके 2014 तक, ना? तो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी। 10 साल सरकार चली, ये एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी, तो इनको कोalition का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो एक नातजुर्बेकार है मखलूत सरकार के मामले में। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी पिछले 70 साल एक मखलूत अंदाज़ से ही तमाम जब वो सरकार में नहीं थे, तब भी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता करके उनसे दोस्ताना मुनासिब रखते थे। जब वो सरकार में आए और 13 दिन की सरकार उनकी गिरी, तब उन्होंने कहा कि अब हम देखेंगे कि गठबंधन कैसे बनते हैं और 28 पार्टी का एनडीए उन्होंने 1999 में बना के खड़ा कर दिया उसी वक़्त और उसको कामयाबी से उन्होंने 2004 तक भी चलाया और उसके बाद सरकार जाने के बाद भी वो कंटिन्यू रखा। तो अभी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो एनडीए चला रहे थे, उसका कोई कन्वीनर नहीं था। आप देखिए, हाँ। तो बात ये मोदी जी बुलाते थे, वो करते थे, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था। और जो पार्टियाँ थी एनडीए में, वो ये जानती थी कि बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में खुद है, तो जितना टुकड़ा वो डाल दे, उतने पे खुश हो जाओ और गनीमत समझो उसको, वरना निकाल के कान पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया है तो क्या मिलेगा? तो कुछ खौफज़दा बिल्कुल। लोग, कुछ लालची लोग, वो एनडीए के साथ जी हुज़ूरी करते हुए चल रहे थे। अब वो सूरत-ए-हाल खत्म हो गई। अब उनको मालूम है कि हमने ज़रा-सी आँखें दिखाई तो हुकूमत गिर जाएगी, वज़ारत-ए-उज़्मा खत्म हो जाएगी और इनको भी मालूम है तो ये इनको सब्र करने की आदत नहीं है, साथ लेके चलने की आदत नहीं है। ये डंडा लेके सरकार चलाने वाले लोग हैं।
ये डंडा जब अगर एनडीए को चलाएँगे तो ये डंडा काम कर पाएगा या उल्टी चोट खुद ही को लगेगी, ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा। ऊँट पहाड़ के नीचे अब आया है। तो अब हम्म, पता चलेगा कि जिसे कहते हैं गठबंधन का धर्म निभाएँगे। तो ये हम्म, गठबंधन का धर्म कितना निभा सकेंगे, वो तो टेस्ट अब शुरू होगा। तो इस देश में 1996 वाली पॉलिटिक्स मेरा ख़्याल है मुल्क को दोबारा चंद साल देखने को मिलेगी, जबकि कोलिशन कोलिशन तो 1989 से चल रहा है। हम्म, 89 में जब कांग्रेस इलेक्शन लूज़ की थी, तब उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई थी। तब से लेके 2014 तक एक लंबे अरसे यानी 30-35 साल तो कोई यहाँ पर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट किसी की बनी नहीं, ना कांग्रेस की बनी, ना बीजेपी की बनी। तो 2014 में लंबे अरसे के बाद इन्होंने बनाई। अब हम फिर उसी एरा की तरफ लौट रहे हैं, जो देवेगौड़ा जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे, चंद्रशेखर बन गए थे और कौन-कौन बन गए थे वज़ीर-ए-आज़म। तो मुझे लग रहा है कि हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। उसको कैसे कोई सँभाला जाएगा, ये एक दिलचस्प बात है देखने की। बहरहाल हमको इस बात पे का फ़ख्र होना चाहिए कि मुल्क में जमहूरियत बरकरार है और ये सिर्फ़ मुसलमान अकेले नहीं हैं, बल्कि जिस अंदाज़ से आप देखिए 97 करोड़ वोटर हैं। ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ। अभी जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, 97 करोड़ वोटर हैं। 97 करोड़ वोटर में 65 करोड़ लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। 65 करोड़ लोगों में 23 करोड़, साढ़े 23 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। हम्म, तो इसका मतलब क्या है कि 65 में से साढ़े 23 को अगर आप निकाल दें तब भी एक मेजॉरिटी है जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया और जिन हम्म, लोगों ने वोट डालने ही नहीं आए, वो भी ज़ाहिर है बीजेपी के लोग नहीं है वरना वो आते और वोट डालते। तो 97 में से अगर 23 करोड़ लोग बीजेपी के हक में हैं, तो 70 करोड़ के करीब तकरीबन 70 करोड़ लोग इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, इस हिंदू-मुस्लिम के खिलाफ है, इस नफ़रत के खिलाफ है। तो 140 करोड़ लोगों के इस मुल्क में आधे से ज़्यादा मुल्क बीजेपी और उसकी नफ़रत के खिलाफ है। ये इलेक्शन का नतीजा इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। और अगर आप 2019 के इलेक्शन के नतीजे को भी देखेंगे, उस वक़्त भी 90 करोड़ वोटर थे, उस वक़्त भी 65 करोड़ लोगों ने वोट किया था, उस वक़्त भी बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख ही वोट मिला था। तो हम्म, वोट बढ़ जाने के बावजूद बीजेपी का वोट नहीं बढ़ा है। हम्म, बीजेपी का वोट कम ही हुआ है और मुल्क में 70 करोड़ वोटर पहले भी और अब भी बीजेपी की नफरत की इस पॉलिसी के खिलाफ है था और आज भी है और रहेगा। ये इस मुल्क में एक इस्तेहकाम है जो तमाम अक़लियतों को महसूस करना चाहिए, ट्राइबल्स को और दलित को महसूस करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर कोई उँगली उठाने की कोशिश करेगा या उसको बदलने की कोशिश करेगा या बेगैरत, बेशर्म बन के एक कम्युनिटी को गाली देने की कोशिश करेगा, तो इस मुल्क की पावर स्ट्रक्चर में उसकी कोई जगह नहीं होगी। ये मॉरल और ये सबक सबको समझना और पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। अच्छा, एक बात बताइए रहमानी साहब, हालांकि आपने काफी हद तक उस सवाल का जवाब दिया है, लेकिन अब क्या मुसलमान, ईसाई, दलित सुकून से रह सकेंगे, या जिन लोगों के खून मुंह लगा हुआ है वो लोग क्या खामोश हो जाएंगे? जो फ्रिंज एलिमेंट्स कहा जाता है, क्या वो मोदी जी उन्हें खामोश कर देंगे? उनका क्या इस्तेमाल होगा अब के बाद? देखिए, ये जो लफ्ज़ आपने फ्रिंज एलिमेंट का इस्तेमाल किया, जो तकरीरें इलेक्शन कैंपेन के दरमियान नरेंद्र मोदी जी ने की, क्या उसकी बुनियाद पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो तो खुद ही फ्रिंज फ्रिंज एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, नूपुर शर्मा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी, उस वक़्त बीजेपी ने नूपुर शर्मा को बाहर निकाल दिया था पार्टी से मेरी एप्लीकेशन पर। जो हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा था, उसके नतीजे में उन्होंने नूपुर शर्मा को निकाला। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का क्या स्टेटमेंट आया? नूपुर शर्मा एक फ्रिंज एलिमेंट है। हम्म, ये हम्म, कहा गया। तो वो अगर गुस्ताखी कर रही है शान में तो उसको फ्रिंज एलिमेंट
कहा जा रहा है। तो वज़ीर आज़म खुद से खड़े होके मुसलमानों को ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला और मंगलसूत्र छीन के दे देंगे और भैंस खोल के दे देंगे, इस कदर आमियाना और सड़क की ज़बान में गाली-गलौच की वज़ीर आज़म ने अपनी तरह, क्या वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है? तो हम्म, अगर वो खुद ही फ्रिंज एलिमेंट है, तो वो फ्रिंज एलिमेंट्स को कैसे रोकेंगे? एक बात। दूसरी बात, पिछले 10 साल में भले ही आरएसएस से कुछ पूछा नहीं, वज़ीर आज़म ने अपने कद को बहुत ऊँचा करके रखा और साइडलाइन किया आरएसएस को, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस के कैडर ने बहुत ज़बरदस्त ताकत हासिल की है। जितना पिछले 90 साल में ताकत हासिल नहीं की थी, उससे कई गुना ज़्यादा ताकत आरएसएस और उसकी हलीफ तंजीमों ने पिछले 10 साल में हासिल की है। इसका कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल आरएसएस बहुत मजबूत हुआ और पर्कुलेट किया ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा पहले भी था, लेकिन अब बहुत मुखर हुआ वो, खुल के हम्म, सामने आया। इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोग पहले भी थे, बोलते नहीं थे, लेकिन अब वो फ़ख्रिया बोलने लगे हैं कि हम आरएसएस हैं। हम्म, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा पिछले 10 साल में। तो जो ये ताकत है बढ़ी हुई, आप समझते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल नहीं होगा? मैं हम्म, जब ये अर्ज़ करता हूँ कि इस वक़्त एनडीए की सरकार इंडिया गठबंधन के मुकाबले में ज़्यादा मुफ़ीद है। उसकी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह ये है कि आज अगर राहुल गांधी, ये खड़गे या शरद पवार या किसी की भी क़यादत में चलिए 38 मेंबरान पार्लियामेंट की कमी है। 38 मेंबर है, 28 ये लोग हैं जो शरद पवार ये आपके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश और 10 इंडिपेंडेंट्स हैं। उनको जोड़ के 38 पूरा हो जाएगा। सरकार बनाने की कोशिश करें, सरकार बन जाएगी। लेकिन उस सरकार के चलते हुए यही आरएसएस का कैडर, यही बीजेपी का फ्रिंज एलिमेंट, ये सड़क पर होगा। ये हम्म, वही खून-खराबा और जो बदअमनी और फिस्ताइयत और ज़ुल्म और पूरे एक अनार्की बर्पा कर देने के लिए अब काफ़ी है। हम्म, आरएसएस, उसकी हलीफ और बीजेपी की ये तंज़ीमें मुल्क में फिस्ताइयत और अनार्की पैदा करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। तो सूरत-ए-हाल क्या बनेगी? आज अगर इंडिया की सरकार बन जाती है, इंडिया गठबंधन की, तो बीजेपी और आरएसएस का कैडर सड़कों पे होगा। और ये सरकार में होंगे और हम ये बात जानते हैं कि कांग्रेस जब सरकार में होती है, तभी बीजेपी बाबरी मस्जिद शहीद करती है, तभी मुंबई के राइट होते हैं, तभी हम्म, मलियाना और हाशिमपुरा के राइट होते हैं, तभी मुरादाबाद के राइट होते हैं, तभी भागलपुर के राइट होते हैं, तभी बनारस के राइट होते हैं और ये जितने ये पीएमएलए कौन लेकर आया था? कांग्रेस लाई थी। कोटा, टाडा कौन लेकर आया था? बड़ी तादाद में मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ टाडा के तहत करने वाले कौन थे? यही कांग्रेस ही थे। तो अगर कांग्रेस के ये लोग आज इक़्तिदार में होते हैं, तो मुल्क एक अनार्की की सूरत-ए-हाल में जाएगा, पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेहकाम, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम, दोनों बढ़ेंगे। तो मुल्क के मफ़ाद में भी नहीं है इंडिया गठबंधन का सरकार में आना और मुसलमानों के मफ़ाद में भी नहीं। इसलिए ये अगर रहते हैं तो इंडिया गठबंधन के लोगों को इतनी जुर्अत तो नहीं है कि वो सड़क पे फ़िज़ाद बर्पा करेंगे। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस हो या सपा हो या चंद्रबाबू या डीएमके हो, ये फ़िज़ाद करने से रुकेंगे और वो फ़िज़ाद बर्पा नहीं कर पाएँगे और इनको अपनी पार्टी में जवाबदेही मुश्किल होगी, इनकी सरकार चलानी इनको मुश्किल पड़ेगी। आज अगर ये इंडिया बना ले और वो सरकार गिरे, तो नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी बहुत ताकतवर होके आएगी। हम्म, लेकिन अगर इसको आज सरकार चलाने का मौका मिलता है और अगले साल डेढ़ साल में अपने ही वज़न से ये सरकार गिर जाती है, तो और मिड टर्म पोल हो जाता है, तो कांग्रेस बहुत ताकत के साथ जीत के आएगी। बीजेपी हम्म, बहुत कमज़ोर हो जाएगी उस इंतखाब में। तो अगर इनके सरकार चलाते हुए मुल्क में एक मिड टर्म पोल की नौबत आती है, तो वो इंडिया गठबंधन को मज़ीद ताकत देगा और इनको मज़ीद कमज़ोर करेगा। मैं समझता हूँ कि उल्टी गिनती बीजेपी और आरएसएस की शुरू हो गई है, लेकिन बाधा है नीम रस अभी, शौक है ना रसा अभी, रहने दो खुम के सिर पे तुम खिश्ते कलीसा अभी। वो जी जी सूरत-ए-हाल है। जी। अच्छा अच्छा, इस सब में एक और चीज है जो मुझे समझ में आ रही है कि इंडिया अलायंस अपोजिशन में रह करके अगर इनमें इत्तेहाद बाकी रहे तो जो स्टेट असेंबलीज होंगी मुख्तलिफ स्टेट्स में और उसमें भी ये मिल करके लड़ें और हर स्टेट में वो
बीजेपी के खिलाफ वाकई मजबूती से लड़ें तो शायद बीजेपी उस हालत में और ज्यादा कमजोर से कमजोर तर होती चली जाएगी, फिर सेंटर में भी बेहतर कामयाबी के साथ ही आ सकते हैं। आपकी क्या राय है इसमें, क्या आप क्या देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है अगले 4-6 महीने के अंदर, और महाराष्ट्र में बीजेपी का क्या बुरा हाल हुआ है तो सबने देख लिया। और न सिर्फ ये कि बीजेपी का बुरा हाल हुआ, बल्कि जिस अंदाज से महाराष्ट्र में जिसे चाक नीति कहा जाता था, अमित शाह की शाह नीति कहा जाता था, उसके तहत आपने एनसीपी को तोड़ दिया और एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करके आपने एनसीपी का सिंबल भी अजीत पवार को दे दिया, रियल नाम भी उनको दे दिया। शिवसेना के साथ भी आपने यही काम किया। 2 पार्टियों को तोड़ के असल पार्टी से उसका सिंबल और नाम छीना, जो गुनाह था, पाप था, क्राइम अकेले नहीं था, बल्कि गुनाह था जो आपने किया, सजा अवाम ने दी। एनसीपी के जो शरद पवार ने सारी सीटें जीत ली, अजीत पवार के हाथ सिर्फ 1 सीट लगी, तो अवाम ने सजा दी। जो गुनाह आप कर रहे थे इक़्तिदार के नशे में चूर होके, उसकी सजा अवाम ने आपको दे दी। कोर्ट कुछ भी कहे, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहे, अवामी अदालत ने जो फैसला दिया है उससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता। इसी तरह शिवसेना के मामले में थोड़ी-सी उनको ताकत मिली, शिवसेना ने 9 सीटें जीती। ऐसी सूरत-ए-हाल में ये जो महाजोत वहाँ पर महागठबंधन है, अब वो अगले चंद महीने में बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जीत के आएगा। एनसीपी के जो अभी मिनिस्टर्स हैं महाराष्ट्र में, वो वापस आ रहे हैं शरद पवार के पास। इसी तरह शिवसेना के भी जो है, तो मेरा ख्याल है कि अगली सरकार का इलेक्शन होने से पहले ये सरकार गिर जाने वाली है। फर्नांडिस ने पहले ही कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो ये सरकार जो बीजेपी ने तोड़-फोड़ करके एक नाजायज तरीकों से बनाई थी, वो सरकार तो इलेक्शन से पहले ही गिरने वाली है। मेरा ख्याल है कि वो प्रेसिडेंट रूल की तरफ जा रहे हैं महाराष्ट्र के लोग। और जब भी इलेक्शन होगा, 4 महीने में ड्यू है, तब मई के महीने ये दिसंबर में ड्यू है, तो ये जीत के वापस आएँगे। इसी तरह हरियाणा का इलेक्शन भी ड्यू है। आप देखिए 10 सीटें जीती थी हरियाणा में, 5 सीटें हाथ आई हैं अभी, आधी रह गई हैं और उसमें भी मार्जिन बहुत कम है। तो हरियाणा में पिछली बार भी जब ये इलेक्शन लड़े थे तो बीजेपी कमज़ोर हुई थी और इस वक़्त जाट बहुत नाराज़ है और जो कुछ अब ये करेंगे सरकार में रह के, अगले चंद महीने में हरियाणा की सरकार भी जा रही है। तो ये स्टेट्स में नीतीश कुमार अपना खेल खेले ही खेलेंगे। ये बिहार में बहुत दिन सरकार बना के ये चला नहीं सकते, एक साल खाली रह गया है। हिमाचल में जो इन्होंने हिमाकत की थी कि वहाँ के लोगों को तोड़ा, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है अभी भी बरकरार, लेकिन उन्होंने तोड़ने के लिए एमएलएस तोड़े। वो बाई इलेक्शन का आप रिजल्ट उठा के देखिए, सारे में लोगों ने बाई इलेक्शन का रिजल्ट नहीं पढ़ा होगा। 26 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ है, असेंबली सीटों पे। 26 में बीजेपी अक्सर जगहों पे हारी है। और हिमाचल में जिन एमएलएस को इन्होंने तोड़ा था, उनका जो री-इलेक्शन हुआ है, वो लोग हार गए। 6 में से 4 सीटें कांग्रेस ने दोबारा जीत ली हैं। यानी पार्लियामेंट की तो चारों सीटें कांग्रेस हार गई, लेकिन असेंबली के बाई इलेक्शन में कांग्रेस फिर जीत गई है। तो आप हिमाचल में भी जो हरकत कर रहे थे, तो इस तरह स्टेट्स में ताकत बढ़ेगी। खुद पार्लियामेंट के अंदर ये 230, 234 लोग और 16 और 250 मेंबरान है पार्लियामेंट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट, जिस तरीके से धनखड़ साहब ये करते थे हमारे महामहिम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक साथ 150 मेंबरान पार्लियामेंट को बाहर निकाल दिया। उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी, राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दी, इनकी मेंबरशिप खत्म कर दो, उनकी कर दो, संजय सिंह की कर दो और पूरे टर्म के लिए जो है बाहर निकाल दो। वो हरकतें अब ये नहीं कर पाएंगे। अब बहुत सोच समझ के होगा। तो इनसाइड द पार्लियामेंट हाउस एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट हाउस जो मूवमेंट लोग चलाते थे, जो डेमोक्रेटिक पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का, कि आप प्रोटेस्ट करें, राइट टू प्रोटेस्ट, वो अब लोग अवेल कर पाएँगे। जो आप जंतर-मंतर पे जाते थे और जो भी जा रहा है, उठा के आपने डिटेन करके और मंदिर बाग थाने ले गए। वो उस सूरत-ए-हाल में कमी वाक़ई होगी। जो पॉलिसीज़ हैं, हम चाहते हैं मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रहे और अभी कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग हैं जो उसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी इनके हाथ में रहने दीजिए, इनको चलाने दीजिए, थोड़ा-सा स्टेबल है इकोनॉमी। वो अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आएगी। ये अभी मौका नहीं है,
जो आप तो सारी दुनिया को कवर करते हैं, वेस्ट एशिया की जो सूरत-ए-हाल है, उस जी। सूरत-ए-हाल में इंडिया का इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बहुत खतरनाक साबित होगी। इसलिए हुँ, इनको थोड़ी देर चलने दें और ये अपने वज़न से गिरेंगे तो खुद और एक ऐसे बदअखलाक, इमोरल, गैर सियासी, गुंडा टाइप की सियासत करने वाले लोगों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुँचने का इंतज़ार करना चाहिए, आधा-अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा आखिर में हालाँकि आपने काफ़ी हद तक जवाब दे दिया लेकिन वो लोग जो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आएगी, शायद राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इतनी नौकरियाँ मिलेंगी 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा औरतों को, नौजवानों को, बेरोज़गारों को, वो सब अब नहीं मिल सकेगा। उन लोगों को क्या कुछ समझाएँगे कि आखिर क्या कुछ है और उन्हें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, मेरा ख़्याल है कि वो तो अभी उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए और मैंने बताया, वो अगर आ भी जाएँ आज राहुल गांधी आ नहीं रहे थे। एक्चुअली तो जो बात चल रही थी वो ये थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होंगे। तो अगर पावर होती तो वो बनते। लेकिन वो 1 लाख रुपए दिए जा सकते थे, कोई 8,000 रुपए दिए जा सकते। वो ठीक है, वो मुमकिन था। लेकिन उसके बदले में जितना बड़ा नुकसान होने जा रहा था, वो अभी रुका है। आपको 1 लाख रुपए का से साल में या जो भी था 8,000 रुपए महीना जो मिल रहा था, वो छोटे-छोटे इंसेंटिव हैं। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके मुकाबले में आपकी जान पे बनाए, उससे हुँ, तो बेहतर है ये। आप अगर 1 लाख रुपए ले लें और उसके बाद आपके घर को फूँक दिया जाए, हुँ, तो 1 हुँ। लाख रुपए ज़्यादा अहम है या आपका घर बचाना ज़रूरी है? जी, तो जी। इसलिए ये बेहतर है और इसको समझना चाहिए, बुलडोज़र बाबा जो वहाँ हुँ, बैठे हुए थे, वो खुद बुलडोज़ हो गए। अब जी, कहाँ जाएँगे बुलडोज़र बाबा? कुछ हुँ, आप हुँ, गौर कीजिए, जहाँ-जहाँ उन्होंने ज़्यादा बुलडोज़र चलाए, वहाँ-वहाँ उनका ज़्यादा सफाया हुआ। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद में अतीक चकिया को हुँ, कत्ल किया थाने में खड़े होके। हुँ, अतीक चकिया इलाहाबाद और कौशाम्बी की साइड की सीटों के थे। एक सीट पे हाथ नहीं आई। हुँ, इलाहाबाद जो बीजेपी का गढ़ बन चुका था, हार गए। हुँ, कौशाम्बी हार गए। फूलपुर बड़ी मुश्किल से फूलपुर की सीट जीते। जौनपुर हार गए, गाज़ीपुर हार गए, बलिया हार गए। ये जो मुख्तार अंसारी के आस-पास का इलाका था, जितनी सीटें थीं, सब हार गए, किसी सूरत से गोरखपुर बचा के रखा है। और इसके अलावा उस रीजन की सारी सीटें ईस्ट यूपी की हार गए। तो जहाँ-जहाँ आपने बुलडोज़र चलाए थे, आपको याद है 13 जून 2021 को इन्होंने जावेद का घर तोड़ दिया था इलाहाबाद में अटाले जी, की जी, मस्जिद जी, पे जी, और ऐसे जी, कितने बुलडोज़र तो जहाँ-जहाँ बुलडोज़र चलाए, वहाँ-वहाँ इनके एमपीज़ के घरों पे बुलडोज़र चल गया। टेनी हुँ, वो मिश्रा टेनी जो वहाँ शाहजहाँपुर के पास का था जिसने गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर, इलेक्शन हुँ, हार गया। हुँ, तो हुँ, अवाम ने अपना जमहूरियत का ये हुस्न है और जमहूरियत के ज़ोर है और जमहूरियत की क़ुव्वत है कि वो हुँ, अपने वक़्त पे फैसला करती है और वक़्त पे बहुत सही फैसला हुआ है। और हुँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों को आप 1 लाख रुपए की फ़िक्र ना करें, वो शायद 2 साल के बाद मिलना शुरू हो जाए। अभी तो 2027 तक इंतज़ार कर लें, ये इलेक्शन हो जाए, फिर बिहार का इलेक्शन हो जाए और 4-5 स्टेट्स के इलेक्शन के बाद इनको गिरना तय है। ये हुँ, गिरेंगे। और हुँ, अपने ही वज़न से गिरेंगे और इनके अपने अंदर टूट होगी। बाहर से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से टूट रहे हैं, इन्हें वहाँ टूटने दीजिए, तो बड़े लंबे अरसे के लिए राहत मिलेगी। आज आप सरकार बनाता इंडिया गठबंधन, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 1 साल चलती। जी, लेकिन जी। अब अगर सरकार बनाएगा तो 5 साल की सरकार बनेगी, इसलिए लोगों को मुतमईन रहना चाहिए और अफ़सोस नहीं करना चाहिए। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब इस दूरअंदेशी के साथ लोगों को समझना, मुल्क के लिए क्या बेहतर है ये समझना और जो फिस्ताई ताकतें ये पूरी तरह से खत्म होने के रास्ते पर जा रही हैं, ये बात आपने कही। हमें उम्मीद है कि जो कुछ हो देश के लिए बेहतर हो, लोगों के लिए बेहतर हो और ख़ास तौर पर सभी संप्रदायों के बीच में प्यार, मोहब्बत वापस रिस्टोर हो और मुल्क की तरक्की के लिए सब कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ें। बहुत-बहुत शुक्रिया रहमानी साहब, आपने हमें वक़्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।